स्ट्रेट कटिंग यानी सीधी कटाई। जी। सुनने में कितना कितना साधारण सा काम लगता है ना। किसी भी वर्कशॉप या कंस्ट्रक्शन साइट पर जाइए, कोई ना कोई आपको एंगल ग्राइंडर या चॉप्ड सॉ से कुछ काटता हुआ मिल ही जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस दस्तावेज पर बात कर रहे हैं उसने मुझे इस साधारण से काम के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा। हाँ, ये कोई रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि एक टूल बॉक्स टॉक है। मतलब वो 15 मिनट की सेफ्टी ब्रीफिंग जो वर्कर्स को काम शुरू करने से पहले दी जाती है। ओह हाँ। और इसे पढ़कर एक बात साफ हो जाती है। सबसे ज्यादा हादसे अक्सर उन्हीं कामों में होते हैं जिन्हें हम सबसे आसान मानकर चलते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस पूरी चर्चा का एक तरह से केंद्र है। इन मशीनों जैसे कि एंगल ग्राइंडर की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ा खतरा एक ही है कि ये बहुत आसानी से मिल जाती हैं और इन्हें चलाना बहुत आसान लगता है। सही बात है। कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत महसूस नहीं होती। और यहीं से वो कहावत सच होने लगती है, familiarity breeds contempt। मतलब जिस चीज से हम बहुत ज्यादा परिचित हो जाते हैं, हम उसकी इज्जत करना या उससे डरना छोड़ देते हैं। एकदम। हम भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में एक ऐसा टूल है जिसका ब्लेड हजारों आरपीएम पर घूम रहा है। तो आज हमारा मकसद इसी लापरवाही के पर्दे को हटाना है। हम इस ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सीधी लाइन में काटने जैसी सरल प्रक्रिया में आखिर क्या-क्या गलत हो सकता है और कैसे उसे रोका जा सकता है। हाँ, और कैसे सही जानकारी और थोड़ा सा अनुशासन इन खतरों को लगभग शून्य कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं, ये खतरे हैं क्या। इस गाइडलाइन में खतरों को 4 हिस्सों में बांटा गया है: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आग और शारीरिक। मैकेनिकल वाला तो समझ आता है, जैसे ब्लेड टूट गया या हाथ कट गया, ये तो सीधा सीधा खतरा है। बिल्कुल। ब्लेड का टूटना, मशीन का झटका मारकर पीछे आना जिसे किकबैक कहते हैं जी। ये सब मैकेनिकल खतरे हैं। राइट। लेकिन जैसा आपने कहा, असली कहानी छिपी है उन खतरों में जो सीधे नहीं दिखते, जैसे इलेक्ट्रिकल खतरा। सोचिए, एक केबल है जिस पर हल्का सा कट लगा है और जमीन पर थोड़ा पानी पड़ा है। अच्छा। दोनों अपने आप में छोटी बातें हैं, पर जब ये एक साथ मिलती हैं तो जानलेवा बन सकती हैं। या फिर आग का खतरा। मशीन से निकलने वाली चिंगारियां हमें बड़ी सामान्य लगती हैं, पर अगर 10 मीटर दूर भी कोई तेल से सना कपड़ा पड़ा है तो वो चिंगारी एक बड़ी आग की वजह बन सकती है। मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो है शारीरिक खतरों की लिस्ट में खराब रोशनी का होना। हाँ। मतलब ब्लेड टूटने जैसे बड़े खतरे के साथ खराब रोशनी को रखना पहली बार में थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये वाकई इतना बड़ा जोखिम है? यही तो सबसे दिलचस्प कनेक्शन है। असल में खतरा कभी अकेला नहीं आता। अच्छा। हमारा स्रोत दिखाता है कि हर बड़ी दुर्घटना छोटी छोटी नजरअंदाज की गई गलतियों की एक लड़ी होती है। ये एक डोमिनो इफेक्ट है। खराब रोशनी उस लाइन में लगा पहला डोमिनो है। रोशनी कम होगी तो आपको कटिंग लाइन ठीक से नहीं दिखेगी, आप अंदाजे से काटने की कोशिश करेंगे, जिससे ब्लेड पर गलत एंगल से दबाव पड़ेगा। बिल्कुल। इस दबाव से ब्लेड जाम हो सकता है या मटेरियल में फंस सकता है, और जैसे ही ऐसा होगा मशीन अपनी पूरी ताकत से झटका मारेगी, जिसे हम किकबैक कहते हैं। ओह। तो शुरुआत हुई खराब रोशनी से और नतीजा हुआ एक उछलती हुई घूमते ब्लेड वाली मशीन जो आपके काबू से बाहर है। मतलब ये एक चेन रिएक्शन है। तो इस चेन रिएक्शन को शुरू होने से पहले ही कैसे तोड़ा जाए? क्या स्रोत में कोई गोल्डन रूल या चेकलिस्ट जैसी कोई चीज दी गई है? हाँ, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। स्रोत इसे कुछ सवालों की शक्ल में पेश करता है जो काम शुरू करने से पहले खुद से पूछने हैं। जैसे एक प्री फ्लाइट चेकलिस्ट होती है। हाँ, बिल्कुल वैसी ही। क्या मटेरियल को ठीक से क्लैंप से बांधा गया है? क्या ब्लेड इस मटेरियल के लिए सही है? क्या मशीन का सेफ्टी गार्ड अपनी जगह पर है? और क्या आग बुझाने का यंत्र पास में है? ये सवाल पूछने में शायद 30 सेकंड भी ना लगे। सही बात है। लेकिन ये उन 90% गलतियों को पकड़ लेते हैं जो बाद में बड़े हादसों का कारण बनती हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, ये एक मानसिकता बनाने की ट्रेनिंग है। काम शुरू करने से पहले रुको और सोचो। ठीक है, तो खतरों को समझ लिया और काम शुरू करने से पहले की चेकलिस्ट भी हो गई। लेकिन अगर कुछ गलत हो भी जाए तो हमारा बचाव कैसे होगा? हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट क्या है? मुझे यकीन है कि इस डॉक्यूमेंट में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई के बारे में जरूर बताया गया होगा। बिल्कुल। पीपीई आपका आखिरी सुरक्षा कवच है जब बाकी सब फेल हो जाएं। और इसकी लिस्ट काफी लंबी है। सेफ्टी हेलमेट, कट प्रतिरोधी दस्ताने, स्टील टो जूते, ये तो स्टैंडर्ड हैं ही। ये तो हैं। लेकिन कटिंग के काम के लिए
2 चीजें बेहद जरूरी बताई गई हैं जिन पर लोग अक्सर समझौता कर लेते हैं। पहला, कान की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग या मफ। अच्छा, आवाज की वजह से। हाँ, ग्राइंडर की आवाज 100 से 115 डेसिबल तक होती है और बिना सुरक्षा के कुछ ही मिनटों में ये आपकी सुनने की क्षमता को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी है चेहरे की सुरक्षा। गाइडलाइन में साफ लिखा है सेफ्टी गॉगल्स और उसके ऊपर एक फेस शील्ड। दोनों, एक नहीं? नहीं, दोनों। हाँ, ये एक आम सवाल है। अगर फेस शील्ड पहन लिया जो पूरे चेहरे को ढक रहा है, तो फिर अलग से चश्मा या गॉगल्स पहनने की क्या जरूरत है? ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये सुरक्षा की परतों यानी लेयर्स ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को समझाता है। अच्छा। सोचिए, गॉगल्स आपकी आंखों के लिए एक सील की तरह काम करते हैं। वे धूल और छोटे कणों को साइड से या नीचे से आंखों में घुसने से रोकते हैं। ठीक है। फेस शील्ड एक बड़ी ढाल है जो चिंगारियों या ब्लेड टूटने पर बड़े टुकड़ों को सीधे आपके चेहरे पर लगने से रोकती है। लेकिन फेस शील्ड पूरी तरह से सील्ड नहीं होता। हाँ, गैप तो रहता है। बिल्कुल। छोटे कण उसके नीचे से या साइड से आसानी से आपकी आंखों तक पहुंच सकते हैं। तो गॉगल्स आपको छोटे और बारीक खतरों से बचाते हैं और फेस शील्ड बड़े और सीधे हमलों से। मतलब ये दोहरी सुरक्षा है, एक का विकल्प दूसरा नहीं है। एकदम सही। ये तो बहुत ही साफ तौर पे समझ आ गया। चलिए अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जिसे इस डॉक्यूमेंट ने 5 सरल कदमों में बांटा है। ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा है। पहला कदम है उपयोग से पहले मशीन का निरीक्षण। इसमें क्या क्या देखना होता है? इसमें 3 मुख्य चीजें हैं। पहला, मशीन की बॉडी, कहीं कोई क्रैक तो नहीं। दूसरा, केबल, कहीं से कटी फटी तो नहीं। ठीक है। और तीसरा और सबसे जरूरी, कटिंग डिस्क या ब्लेड खुद, क्या उसमें कोई दरार है, क्या वो घिस चुका है? हाँ। और इसी से जुड़ी एक तकनीकी बात है जिस पर ये गाइडलाइन बहुत जोर देती है। हर डिस्क पर उसका अधिकतम आरपीएम लिखा होता है। आरपीएम मतलब? रेवोल्यूशंस पर मिनट। हाँ, यानी वो 1 मिनट में कितनी बार घूम सकती है। आपको ये पक्का करना है कि डिस्क पर लिखा आरपीएम आपकी मशीन के आरपीएम से ज्यादा हो या कम से कम बराबर हो। अगर ऐसा ना हो तो? मान लीजिए किसी ने गलती से एक कम आरपीएम वाली डिस्क ज्यादा आरपीएम वाली मशीन में लगा दी तो क्या होगा? तो बहुत खतरनाक स्थिति बन सकती है। जब डिस्क अपनी क्षमता से ज्यादा तेजी से घूमती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो ताकत जो हर चीज को बाहर की तरफ फेंकती है, हाँ, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डिस्क इस तनाव को झेल नहीं पाती और एक छोटे धमाके के साथ फट जाती है। बाप रे। उसके टुकड़े गोली की रफ्तार से चारों तरफ फैलते हैं। ये सबसे आम और सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है। मैं समझ गया। तो पहला कदम हो गया मशीन और डिस्क की जांच। दूसरा कदम है कार्यक्षेत्र की तैयारी। इसका मतलब है कि अपने आसपास से ज्वलनशील पदार्थ जैसे तेल, कागज या पेट्रोल हटा दें, रोशनी ठीक रखें और आग बुझाने का यंत्र पास रखें। ये तो सीधा है। हाँ, ये तो बेसिक है। तीसरा कदम है मटेरियल को सुरक्षित करना। इस पे क्यों इतना जोर दिया गया है? क्योंकि यहीं से किकबैक का ज्यादातर खतरा पैदा होता है। गाइडलाइन कहती है जिस चीज को काटना है उसे कभी भी हाथ से या पैर से दबाकर ना पकड़ें। कभी नहीं? कभी नहीं। हमेशा उसे क्लैंप या वाइस मतलब शिकंजे से मजबूती से पकड़ें। अच्छा। जब आप किसी ढीली चीज को काटने की कोशिश करते हैं तो ब्लेड उसे काटने की बजाय उसे अपनी तरफ खींचता है या धक्का देता है। जब मटेरियल अचानक हिलता है तो ब्लेड उसमें फंस जाता है और मशीन की सारी घूमने की ऊर्जा ब्लेड को नहीं बल्कि पूरी मशीन को पीछे की तरफ फेंकती है। और यही किकबैक है? यही किकबैक है। एक मजबूती से पकड़ा हुआ मटेरियल इस रिएक्शन को होने ही नहीं देता। और चौथा कदम है कटाई के दौरान की सावधानियां, जैसे सही पोस्टर में खड़े होना, मशीन को दोनों हाथों से पकड़ना और चिंगारियों की दिशा खुद से दूर रखना। हाँ, इसके बाद आता है 5वां और आखिरी कदम, काम पूरा होने के बाद। अक्सर लोग काम खत्म होते ही मशीन रखकर चल देते हैं। यहाँ क्या गलती हो सकती है? बहुत बड़ी गलती हो सकती है। काम खत्म होने का मतलब ये नहीं कि खतरा खत्म हो गया। नियम कहता है मशीन का स्विच बंद करें और ब्लेड के अपने आप पूरी तरह रुकने का इंतजार करें। इंतजार करना जरूरी है? बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में लोग घूमते हुए ब्लेड वाली मशीन को जमीन पर रख देते हैं। वो घूमता हुआ ब्लेड जमीन से टकराकर उछल सकता है, आपकी केबल काट सकता है या आपके पैर को घायल कर सकता है। ओह हाँ। जब ब्लेड पूरी तरह रुक जाए तभी पावर प्लग निकालें और मशीन को उसकी जगह पर रखें। अनुशासन का असली टेस्ट यही होता है, काम खत्म होने के बाद के 30 सेकंड में। इस डॉक्यूमेंट में कुछ क्या करें और क्या न करें की लिस्ट भी है। इसमें एक बात जो मुझे बहुत काम की लगी
वो ये थी कि कटिंग डिस्क का इस्तेमाल कभी भी ग्राइंडिंग यानी घिसने के लिए न करें। ऐसा क्यों? दोनों काम तो एक जैसे ही लगते हैं। जैसे आप चाकू की धार से कुछ काटने की बजाय उसकी पतली साइड से कुछ ठोकने की कोशिश करें। चाकू मुड़ जाएगा या टूट जाएगा? बिल्कुल। कटिंग डिस्क बहुत भंगुर होती है, साइड का दबाव पड़ते ही वो टूटकर बिखर जाती है। ग्राइंडिंग के लिए मोटे और मजबूत डिस्क आते हैं जो इसी काम के लिए बने होते हैं। तो सही काम के लिए सही टूल, यही सुरक्षा का पहला नियम है। इन सभी नियमों को एक साथ समझाने के लिए इस ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट में एक असली घटना का भी जिक्र है। एक वर्कर था जिसे जल्दी काम खत्म करने का दबाव था। हाँ, दबाव। उसने समय बचाने के लिए अपनी ग्राइंडर का सेफ्टी गार्ड हटा दिया। और ये पहली गलती थी। गार्ड हटाने का मतलब है कि आपने अपनी इकलौती ढाल को खुद ही फेंक दिया। बिल्कुल। फिर हाई आरपीएम पर काम करते हुए उसकी डिस्क टूट गई क्योंकि गार्ड नहीं था। टूटा हुआ टुकड़ा सीधा उसके चेहरे पर लगा और उसे बहुत गंभीर चोट आई। ओह! जब मैं ये पढ़ रहा था तो सोच रहा था कि ये कितना भयानक है। ये पढ़कर सच में बुरा लगता है क्योंकि ये एक ऐसी दुर्घटना है जिसे 100% रोका जा सकता था। हाँ, अगर हम इस घटना की जड़ में जाएं तो हमें वही डोमिनो इफेक्ट दिखेगा। पहला डोमिनो जल्दबाजी का दबाव, दूसरा डोमिनो गार्ड हटाना, तीसरा डोमिनो शायद गलत आरपीएम की डिस्क का इस्तेमाल, और चौथा आखिरी डोमिनो फेस शील्ड ना पहनना। सही बात है। इनमें से अगर एक भी चीज सही होती तो शायद नतीजा इतना भयानक नहीं होता। ये घटना चीख चीख कर एक ही बात कहती है, सुरक्षा नियम किसी ने शौक में नहीं बनाए हैं। हर नियम के पीछे ऐसी ही कोई कहानी है। और शायद इसीलिए आखिर में ये डॉक्यूमेंट मशीनों से हटकर इंसानी व्यवहार और मानसिकता पर बात करता है। इसमें एक लाइन है, सुरक्षा गति नहीं है। सेफ्टी इज नॉट स्पीड। हाँ, मतलब काम जल्दी खत्म करने का दबाव कभी भी सुरक्षा से बढ़ा नहीं हो सकता। और इसी से जुड़ी एक बहुत शक्तिशाली अवधारणा है जिसका जिक्र है स्टॉप वर्क अथॉरिटी, काम रोकने का अधिकार। हाँ, इसका मतलब है कि अगर किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो कितना भी जूनियर क्यों ना हो, या लगता है कि कोई काम करना सुरक्षित नहीं है, तो उसे उस काम को तुरंत रोकने का पूरा अधिकार है। और उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा? कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा जब तक कि खतरे की जांच ना हो जाए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असलियत में काम करता है? एक हाई प्रेशर वर्कशॉप में जहां डेडलाइन का दबाव हो, क्या कोई जूनियर वर्कर अपने सुपरवाइजर के दिए काम को रोकने की हिम्मत कर पाएगा? उसे नौकरी से निकाले जाने का डर नहीं होगा? ये कंपनी के कल्चर का हिस्सा होता है। अच्छा। ये तब काम करता है जब मैनेजमेंट ऊपर से नीचे तक ये संदेश साफ कर दे कि सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, प्रोडक्शन नहीं। जब एक जूनियर वर्कर को ये भरोसा होता है कि सुरक्षा का सवाल उठाने पर उसे सजा नहीं बल्कि शाबाशी मिलेगी, तभी वो बोलने की हिम्मत करता है। मतलब ये सुरक्षा को सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनाता है। बिल्कुल, सिर्फ एक सेफ्टी ऑफिसर की नहीं, सबकी। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यह है कि स्ट्रेट कटिंग जैसा रोज का काम भी असल में बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है अगर उसे हल्के में लिया जाए। ज्यादातर हादसे मशीन की वजह से नहीं बल्कि इंसानी भूल, अति आत्मविश्वास, जल्दबाजी या नियमों को नजरअंदाज करने की वजह से होते हैं। बिल्कुल सही। इस गाइडलाइन का आखिरी संदेश बहुत गहरा है। मशीन के पास दिमाग नहीं है, आपके पास है। कोई भी उपकरण उतना ही सुरक्षित या खतरनाक होता है जितना उसे चलाने वाला इंसान। हर नियम, हर चेकलिस्ट और हर पीपीई का एक ही मकसद है, आप काम पर सुरक्षित आएं और शाम को उसी तरह सुरक्षित घर वापस जाएं। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा मुझे एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। स्रोत बताता है कि अति आत्मविश्वास दुर्घटना के एक मुख्य कारण है। तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी काम में अनुभव और महारत हासिल करना ही कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बन जाता है? अच्छा सवाल है। एक इंसान अपने बढ़ते हुए हुनर और हर पल सतर्क रहने की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाए रख सकता है?